अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्क की और बैनुल अक़वामी हालात की बात करेंगे। आगाज़ हम आसाम से करेंगे, जहां हालिया दिनों वज़ीर आज़म ने दौरा किया। और आसाम, चाहे आसाम की बात करें, चाहे बांग्लादेश यानी मगरबी बंगाल की बात करें, यहाँ पर सिर्फ एक ही मसला बताया जा रहा है, वो ये है कि यहाँ घुसपैठिए बड़ी तादाद में आ गए हैं। बहरहाल क्या कुछ आसाम की सूरत हाल है, मगरबी बंगाल की सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। और फिर इसके बाद फिर हम ओवरऑल, चाहे वो गाज़ा के पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस की बात करें, या फिर जिस तरह से अमेरिका की जानिब से जो जारहाना इक़दाम नज़र आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान नूरुल इस्लाम साहब। सियासी जहदकार हैं, समाजी जहदकार हैं, और इत्तेहाद फ्रंट के वो सरबराह हैं। आसाम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नूरुल इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आसाम का वज़ीर आज़म ने दौरा किया हालिया दिनों में, लेकिन उससे पहले SR के मामले के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री हो या फिर आसाम के वज़ीर आला हो, जिस तरह से घुसपैठियों के मामले पर वो बात कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप SR का जो अमल है, जो मुल्क के दीगर रियासतों में SI यानी जो जिस तरह की सरगर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन उससे हटकर कहा जा रहा है कि आसाम में कुछ और मामलात हैं। तो बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ चल रहा है। जी जी हजरत, असम में ऑल ओवर इंडिया में तो अब माने कि SIR चल रहा है, लेकिन असम में SR हो रहा है, क्योंकि असम में NRC हो चुका है। जी। तो पहले SR जो स्टार्टिंग हुआ, SR का मतलब था कि वो वोटर लिस्ट जो है 2025 का, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो निकला हुआ है, जी। जी। वो डोर टू डोर जाना है। वो आदमी बस वो वोटर लिस्ट से आदमी को मिलाना है, हम्म। बस इतना ही काम था। जी। तो डोर टू डोर आया, हम्म। देखा। हम्म। मानिए किसी घर में औरत है, लेकिन मर्द बाहर रहता है, हम्म। क्योंकि काम के लिए। कोई कर्नाटक, चेन्नई, हम्म। कोई दिल्ली, बॉम्बे काम तो करना पड़ेगा जी। गरीब आदमी। जी। तो आया, देखा, बस ठीक है। अच्छा, अभी क्या हुआ उसके बाद? हम्म। ये आज का जो एक मुद्दा है, आज अभी का मैं बताऊं, कल जी। का। जी। जी। एक शख्स का नाम है निशिकांत दास। हम्म। उनका नाम पे, यानी कि उनका नाम निशिकांत दास है। उन्होंने उनको दिखाया गया। जी। ये है आपको लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का हम्म। रंगा नदी जो LAC है, जी। जी। उस एरिया का दो गांव में, बोरबाम पत्थर और सिंगरा गांव, ये दो गांव के काफी लोगों के अगेंस्ट में आपको ऑब्जेक्शन दिया गया है। ये लोग इंडियन नहीं है ऐसा। लेकिन ताज्जुब की बात है, ये निशिकांत दुबे, जैसे कि निशिकांत दुबे ने कंप्लेन किया है, लेकिन उनको ही पता नहीं है वो ऑब्जेक्टर है बोल के। जी। ये ताजुब। बड़ी ताज्जुब की बात है। उन्होंने बकायदा कल ये वहाँ का जो इलेक्शन ऑफिसर है लखीमपुर का, उनको उन्होंने कंप्लेन भी दिया है, निशिकांत दुबे ने। उन्होंने कहा कंप्लेन में कि मेरा नाम पे जो मैं ऑब्जेक्टर हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। काफी लोगों के अगेंस्ट में अब ऑब्जेक्शन हुआ है। तो देखिए ये किस तरह से एक साजिश चल रहा है, ये पहले देखना पड़ेगा SR के नाम पर। दूसरी बात है, SR के कई ये है। एक आदमी, एक औरत है नजीमा, वो बोरखेत्री LAC का है। जी। जी। 16 तारीख को उन्होंने आपको हियरिंग करके आया। फिर 17 तारीख को नोटिस थमाया गया सुबह। अच्छा, 16 तारीख को हियरिंग हो गई, फिर उसके बाद 17 तारीख को नोटिस जारी होती है। हाँ, लेकिन उसका जो ऑफिसर अलग अलग है जी। ERO अलग अलग है। अच्छा। लेकिन हाँ, एक औरत को पहले दिन उनको आपका हियरिंग हो चुका है, फिर दूसरे दिन आया। और इस तरह से कर रहा है, जो ऑब्जेक्शन जो दे रहा है, ऑब्जेक्टर को पता ही नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन हो रहा है। ये इंडियन नहीं है। इसी तरह NRC के लास्ट एक रात में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया था। अच्छा। जी। जी। और देखिए ये हैरान करने वाली बात है कि निशिकांत दुबे को पता ही नहीं है अगर आखिर किया किसने, कौन है। जी। तो ये इपिक नंबर तो मिलता ही है, इपिक नंबर मोबाइल नंबर से बस ऑब्जेक्शन कर दिया।
अच्छा। तो देखिए, हाँ, अगर उनका डिटेल्स देना चाहिए, उनका सिग्नेचर भी आपको फॉल्स सिग्नेचर किया है, उनको पता ही नहीं है। तो अगर ये साजिश रच रहा है कौन, क्यों ये साजिश कर रहा है, किस लिए? क्योंकि यहाँ में सीधी बात है, कुछ दिन पहले एक न्यूज भार्चुअल बीजेपी का भार्चुअल मीटिंग में, जी। वहाँ का असम बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है और एमपी भी है दिलीप शोइकिया जी। उन्होंने बाकायदा वो वर्चुअल मीटिंग में कहा, उन्होंने अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया जी। ये एलिगेशन लाया था वकील को गई। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं डालते उनका नाम कटना चाहिए। जी। अफसोस। इसी तरह चला। उसके बाद ये जो कल का जो आपको ये देखा है, जो ऋषिकांत दुबे का जो एप्लीकेशन कंप्लेन जो दिया है, उनके बाद ये हैरान कर दिया कि नहीं भाई ये तो हो रहा है। आपको देखिए एनआरसी में जिस तरह से हुआ हजरत जी। पहले तो था कि नहीं कौन ऑब्जेक्टर है उनका डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर वो जो किसी इंडियन के अगेंस्ट में अगर ऑब्जेक्शन देता है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लेना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि किसी शहरी को खुद के इंटेंशनली किसी को हेरेस करने के लिए किसी शहरी को अगर इस तरह ऑब्जेक्शन दिया जाता है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, उसके बावजूद क्यों उनको हेरेस किया गया, तो उनके खिलाफ ऑब्जेक्टर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर क्रिमिनल लॉ क्या कहते हैं, क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अगर किसी के खिलाफ झूठी अगर कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया, विटनेस दिया, अगर बाद में पता चला कि नहीं ये झूठ था उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज लग जाता है। जी हाँ। तो ये मानिए कि एक शहरी को उनको शहरियत खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए जिस तरह से आपको साजिश कर रहा है, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होगा, क्यों उनके खिलाफ आपको क्रिमिनल चार्ज नहीं लगता है? ये एक बाकायदा एक डिजाइन है। दूसरी बात है जी, अब देखिए एक शहरी को इस तरह से देखिए ऑब्जेक्शन जो हो रहा है, ऑब्जेक्शन का रूल्स एसआर का रूल्स के मुताबिक उनका डिटेल्स वहां में डालना पड़ेगा। जी हाँ। लेकिन यहाँ में वो डिटेल्स नहीं है। अच्छा। यानी कि वो ऑब्जेक्शन ही अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये होना चाहिए। जी हाँ। तो इस तरह से यह एसआर का मामला चल रहा है, जहां में देख रहा है कि भाजपा का वो इतना वोट है, वो जो वहां का आपको मानिए कि भाजपा हो अगर 3 कैंडिडेट लग जाएगा भाजपा का। क्या नूर साहब ये सिलेक्टिव इलाकों में हो रहा है इस तरह से? जी सिलेक्टिव में, लखीमपुर में, होजाई में, गुवाहाटी में भी हुआ। मतलब इस माने जहां जहां उन लोगों का एक माने बिहार का जो मॉडल है जिस तरह से हुआ उसी तरह से, तो ये ताज्जुब की बात है। उसके बावजूद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इस तरह से एक हो रहा है, कंप्लेन हो रहा है, दे रहा है, उसके बावजूद क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? जी आप तो देख रहे हैं। अच्छा, कितनी लगभग कितने लोग होंगे जो अभी तक इस तरह की सूरत हाल से दो चार है, या फिर उन्हें जो है फहरिस्त से निकाल दिया गया लिस्ट से? कितनी तादाद होगी? कुछ ऐसे फिगर्स आए हैं? देखिए पहले जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला वो हमें ठीक था, कुछ लोग एक्स्ट्रा घुस गया था, जैसे कि जहां में एक फैमिली में कहा हुआ, जैसे कि गुवाहाटी मतलब बड़ा बड़ा शहर एरिया में हुआ, ताकि मैंने फटक से आपको पता ना चले, क्योंकि शहर में जो वोट डालने के जाता है एक ही बूथ में जाता है, लेकिन किसी को जान पहचान नहीं है, उस इलाके में ज्यादा किया है। अच्छा, तो उनका ठीक है, अगर इस तरह से हुआ, वो क्यों डाला किसने, वो देखना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा जो लोगों का नाम ऐड कैसे हुआ, इंक्लूड हुआ क्यों, किसने वहां अप्लाई किया था, वो बाकायदा ऑनलाइन करना पड़ता है। उसके बाद प्रोसेस है, तो देखना पड़ेगा कौन है इसमें। अच्छा, दूसरी बात है, और एक मुद्दा है यहाँ में असम में जो देखिए कि सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव इसलिए है जो लोगों का यहाँ में एविक्शन किया गया है, तो एविक्शन के चलते जहां में वो लोग रहते थे वर्षों से 50-60 साल से रह रहा है, वहां में वोटर लिस्ट सब कुछ था, लेकिन उनका जो मकाम गिरा दिया, वहां से दूसरा जगह में तिरपाल देके रहता है। उन लोगों को अगर दूसरे जगह में अगर ट्रांसफर करना पड़ेगा, उनका भी वो सुविधा देना पड़ेगा, वरना जहां में वो लोग पहले रहते थे उसी बूथ में जी उनका नाम वहां में आपको वेरिफिकेशन होना चाहिए।
ताकि लोग हाँ, वो नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, उनको जो ट्रांसफर करने का जो फॉर्म एक जो देना चाहिए प्रॉपर जो ट्रांसफर का वो भी नहीं कर रहा है। क्योंकि ये इलेक्शन जो पहले चलाया, जिस तरह से वजीर आला ने पहले कहा था कि पहले इलेक्शन कर रहा हूँ, बाद में इनका शहरियत छीन लिया जाएगा। अच्छा, वही करने जा रहा है। वो वही करने जा रहा है, क्योंकि वो लोग एक जगह से 2 किलोमीटर दूरी में है, आपकी रहना तो पड़ेगा। अगर भाई आप लोगों का शहरियत छीनना है तो आपको गोली से भून देना चाहिए, मार देना चाहिए। भाई हम लोग असम का मुसलमान का तो ऐसे ही माए बाप नहीं है, जी जी जी, मार दीजिए भाई। इस तरह से जो एक साजिश के तहत। लेकिन देखें, हमारे प्रधानमंत्री तो बार बार ये कह रहे हैं कि एक उन्होंने भी ये कहा कि एक बाज़ाब्ता तौर पर एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तहत घुसपैठियों को लाया गया और बाज़ाब्ता यानी पिछली सरकारों ने बाज़ाब्ता इनको जो है यानी ये इनको ऐसा रास्ता फराहम किया जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सियासी फ़ायदा उन्होंने हासिल किया। तो ये जो घुसपैठी हैं बड़ी तादाद में हैं, वो रोटी रोज़ी छीन रहे हैं, वो मुलाजिमतें मुकामी लोगों के छीन रहे हैं, वो असल बड़ा जो है मसला है। तो इसको जो है देखने की ज़रूरत है। तो इसी पर काम हो रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा है, और देश भी ये सुन रहा है कि आसाम में बहुत बड़ा मसला जो है वो घुसपैठियों का है। जी जी, देखिए ये भी सोचने वाली एक बात है। वज़ीर आज़म ने जिस तरह से बयान दिया, उनका जो नॉलेज को थोड़ा एक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो घुसपैठिया है जब से बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश कब हुआ? 1971 में हुआ। उसके बाद से वहाँ का हिंदू जो वहाँ का बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी है, वहाँ का उनका तादाद कमते जा रहा है। जी जी, लेकिन वहाँ का जो मेजोरिटी है वो बढ़ते जा रहा है। अच्छा, तो अगर यहाँ में घुसपैठिया हुआ आफ्टर 71, तो आपको ये हुआ नॉन मुस्लिम हुआ। अच्छा, आपको एक बात बताओ, मेरा पास वो है, बंगाल में एक लड़की परसों एक बाइट मीडिया के सामने बाइट दे रहा था कि 2000 तक वहां में था, बांग्लादेश में था जी। 2000 के बाद इंडिया में आया और सिलीगुड़ी में है। अब आने के बाद वो लड़की अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है, यहाँ में वोटर लिस्ट पे नाम है। तो अगर घुसपैठिया हुआ है तो नॉन मुस्लिम में होना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वो बांग्लादेश का जो मेजोरिटी है वो तादाद बढ़ते जा रहा है, लेकिन माइनॉरिटी का तादाद क्यों कम किया? ये अगर घुसपैठिया हुआ है तो हिंदू में हुआ। अगर आप घुसपैठिया को मुद्दा बताकर फिर सीए लाकर आप घुसपैठिया को शहरियत दे रहा है, आप ही आके कहते हैं कि ये बड़ी मुद्दा है, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं एक डाटा आपको देता हूँ, एक आंकड़ा देता हूँ। 2016 में आपको जो ये है यानी कि वहाँ का यूपीए सरकार था असम में जी, 13 लोगों को बांग्लादेश भेजा था, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके के साथ, वो बांग्लादेशी था। उसके बाद वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नहीं है, बांग्लादेशी था। दूसरी बात है, 17 में 26 को भेजा था, 18 में आपको 65 को, 19 ये तो बात का है। लेकिन पहले का देखिए जी, ये किसने भेजा है? इंडिया गवर्नमेंट अभी का 16 से लेकर अभी तक 1416 लोगों को भेजा गया है बीजेपी का। आप देखिए, इससे ज्यादा आपको यूपीए सरकार ने भेजा था, लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ जी जी। वो देखिए, ये तरीका, ये लोग जो भेज रहा है ये तरीका नहीं है। ये लोग सिर्फ एक मुसलमानों को खिलाफ किस तरह से जहर खुलना चाहिए, ये बड़े ये आता है। मैं आपको सही आंकड़ा देता हूँ। कांग्रेस में 2005 में जी, ठीक है, 2005 में आपको टोटली 14,916 लोगों को वहां में एक किया है, बांग्लादेश भेज दिया था जी जी जी, प्रॉपर तरीके के साथ। आप सोचिए, 2006 में 13,900 यानी कि 13,992, 2007 में 12,135, 2008 में 12,625, 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761 जी जी, 12 में 6,537, यानी 13 में 5,234 लोगों को बांग्लादेश भेजा। यानी 2014 से पहले भी ये अमल हुआ है, लेकिन बाज़ाब्ता प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए, जो एक्चुअल वाकई जो ये साबित हुए कि वाकई वो भारत के नहीं है,
वो बांग्लादेश से आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन पूरे कानून के कायदे के तहत हुई और उसके जी तहत उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। जी। लेकिन हमें अब क्या, बिल्कुल उसके बरक्स है। जी जी, उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं था। जी। असम का मुद्दा क्या है, ये घुसपैठिया का जो मुद्दा है, जो लोग घुसपैठिया कहते हैं, हाँ। मैंने आपको बाकायदा एक डाटा दे रहा हूँ। काफी लोग ऐसा है, नॉन मुस्लिम है, ये आपको आफ्टर 71 में आया है हमें। जी जी। कई लोग तो वहाँ ये आप देखिए क्या विडम्बना है। यहाँ का राताबारी एलएसी का जो भाजपा का जो एमएलए है, ठीक है जी। उनका 2005 से पहले का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसका। अब जरा कर सुनिए, उसका नाम है विजय मलाकर। जी जी। राताबाड़ी एलएसी का भाजपा का विधायक है, एमएलए है, उनका 2005 से पहले का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से उनको नोटिस भी थमाया गया है। ये आके वजीर आजम आके कहता है ये बड़ी मुद्दा है। अच्छा, आप देखिए, और एक एमएलए था, एक्स एमएलए है शिलादित्य जी, वो जब भी मुंह खुलता है जवान वो तो जहरी निकलता है। उन्होंने खुद मीडिया के में आके कहा है कि उनका पिताजी असम में आया। अच्छा नूरुल इस्लाम साहब, यहाँ पर आप बिल्कुल आपकी बात को मुकम्मल करें, एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे अगर ब्रेक की ज़रूरत है तो, अदरवाइज़ हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वैसे एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शेख मंजूर अहमद साहब, हम उनसे भी आसाम के हवाले से भी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा दीगर यानी मुल्क के जो हालात बने हुए हैं और आलमी सतह पर जो सूरत हाल है उस पर भी हमारी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, यह जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की किस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन और अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे, सिर्फ 4TV न्यूज पर। हम आजाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं आसाम की और हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख मंजूर अहमद साहब दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, अभी आपने जिस तरह से सुना, यानी हमारे साथ नूरुल इस्लाम साहब भी हैं गुवाहाटी से। बहरहाल उन्होंने SR के अमल के हवाले से, SIR अगरचे मुल्क के दीगर रियासतों में चल रहा है लेकिन SR आसाम में चल रहा है, लेकिन उसकी शक्ल व सूरत किस तरह की है। और नूरुल इस्लाम साहब ने कहा कि ये जो बांग्लादेशी वाकई जो भी हैं
उनको निकालने के लिए पिछली सरकार में भी काम हुआ और उन्होंने सारे एदाद व शुमार फिगर्स उन्होंने रखे कि कौन से ईयर में कितने कितने हज़ार लोगों को निकाला गया, जबकि यूपीए सरकार थी, लेकिन एक प्रोसेस के तहत वो अमल किया गया। आज जिस तरह का अमल किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि किस तरह की, बहरहाल आपने अभी सुना, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, बल्कि मंजूर साहब से, जो मंजूर साहब बाहर से देख रहे हैं यानी आसाम की सूरत हाल को और एसआर के अमल को, और फिर साथ ही साथ मगरबी बंगाल में भी किस तरह की सिचुएशन है। मंजूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त हमारे साथ नूरुल इस्लाम साहब भी, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और इत्तेहाद फ्रंट के सरबराह भी हैं, वो आसाम के लोगों की, उन लोगों की जिनकी बात मेन स्ट्रीम मीडिया में होती भी नहीं है, हो भी नहीं रही है, तो एसआर को लेकर किस तरह से वहाँ पर जो है अमल चल रहा है। और ये वो कह रहे हैं कि जिनको पहले ही से यानी हियरिंग हो गई है, उनको फिर से नोटिस आ रही है एक ही मामले में कि आप यहाँ के शहरी नहीं हैं। तो ये किस तरह का अमल है, मैं आपसे भी चाहूंगा कि किस तरह से देख रहे हैं आप। जी देखिए, हमने पहले भी देखा है, बिहार में देखा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। जी, कुछ ये जो है कुछ इलाकों में खासकर जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज होते हैं वहां पर ये एक्सरसाइज शुरू की जा रही है। लोगों को हरासा किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी आज उनको बार बार वो कहते हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी जो लोकल ऑफिशियल्स वो वहां पर काम कर रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से उनमें इतने रोडे अटका रहे हैं कि ताकि उनको वोटर लिस्ट में फिर से शामिल करना मुश्किल होता है। जैसे पहले भी पता है, एक तो बांग्लादेशियों के बारे में जो पहले एक रिपोर्ट आई थी जो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कि इसके बारे में किया था, ये उस वक्त शायद नूरुल इस्लाम साहब ज्यादा जानते होंगे, 18 लाख के करीब उनके बारे में कहा कि इलीगल जो जिनके पास जो है सिटीजनशिप नहीं है जी, उनमें से जो है 14 लाख जो है नॉन मुस्लिम और 4 लाख ही, और उसके बारे में भी ये कह रहे हैं शायद इनमें से कुछ लोग जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम तो वो कुछ शायद दूसरे इलाकों से हो गए जो वहां पर दारिज किए गए। ये एक मुद्दा उठाया था बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 8-10 साल से, लेकिन उस वक्त यही हुआ। अब ये क्या करते हैं, जो इलेक्शन आता है ये घुसपैठियों का मसला, यहाँ से बंगाल, झारखंड और आसाम में ये कहते हैं बांग्लादेशी आ रहे हैं, वहां पर हुकूमत इनकी है जी, खासकर आसाम में पिछले 10 साल से इनकी हुकूमत है। ये इनकी जिम्मेवारी है। 10 साल में क्या किया, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इट इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, वो किसी का नहीं है ना वो। और 4 साल 5 साल ये चुप रहते हैं, जब ये इलेक्शन का टाइम होता है फिर ये घुसपैठियों का मसला हो रहा है। अगर नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से हो गए तो ये आतंकवाद का मसला आता है। ये इनके ये जो है बार बार ये मसला उठाते हैं ताकि लोगों को इस तरीके से कोशिश करते हैं उनको बहकाने की। लेकिन लोग भी, इलेक्टोरेट भी जो है वो होशियार है आजकल, उन्हें समझ में आता है क्या हो रहा है। अब वरना आप देखिए 10 साल में सेंटर में भी यही है, जी हाँ, स्टेट में भी ये, आसाम में, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मसला है, ये कहते हैं अब क्या आपत्ति आ गई है कि इलेक्शन आने वाला है, इसके ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ये फिर से शुरू कर रहे हैं इनको। और दूसरी बात, जो बांग्लादेश के साथ अब हालात ठीक नहीं रहे हैं, जब से शेख हसीना को वहां से डिसलॉज किया गया है, जी, वहां से जो ताल्लुकात में बहुत कमी आ गई, और वहां भी ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वहां भी यानी कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उस गवर्नमेंट पर कि वहां पर माइनॉरिटीज को, अब ये अगर घुसपैठियों का मसला होगा ये फर्दर एग्रीवेट करेगा सिचुएशन को। बिल्कुल, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि वहां पर जो भी है, अगर ये घुसपैठियों का भी मसला अगर है तो उसको वहां के गवर्नमेंट के साथ बैठ कर हल करने की कोशिश करने चाहिए। अगर अभी देखें कि वेस्ट बंगाल की एक लेडी थी, उसको वहां पर भेजा, उसको कहा गया कि वो बांग्लादेशी है, फिर बाद में पता चला नहीं जी वो जो वहां यहाँ की है, उसको वापस लाना पड़ा। जी हाँ, ये वो भी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, उसके बाद हुआ सारी चीजें। जी हाँ,
ये चीजें जो है सबों को पता है कि किस तरीके से ये किया जा रहा है, और इससे फायदा किसी को नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ये जो है ये इससे तो नुकसान ही, जो सोशल फैब्रिक है उसको नुकसान ही पहुंचता है। बिल्कुल। मंजूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैं नूरुल इस्लाम साहब आपसे जानना चाहूंगा आखिरी सवाल आसाम के हवाले से, फिर बाद में फिर हम मंजूर साहब से कश्मीर के हवाले से और दीगर मौजूआत जो हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। नूरुल इस्लाम साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब ये जो सिचुएशन है आसाम में, जो भी SR को लेकर चल रही है, यानी एक ह्यूमन एंगल से भी अगर हम देखें, जो कुछ मसाइल बन रहे हैं, आप लोग उसको देख रहे हैं, वहाँ पर उससे जूझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं जो मुतासर होने वाले लोग हैं, जो इस वक्त परेशान हाल हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए हैं, बल्कि जिनको जो है शहरी न होने का जो है एक टैग लग गया है? तो ऐसे लोग जो वाकईतन यानी हिंदुस्तानी हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या विपता है और क्या हुकूमत से मांग करना चाहेंगे? जी देखिए नूरुल इस्लाम साहब। जी 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 बताइए। हेलो जी नूरुल साहब जी, यहाँ में एक इस तरह से परेशान किया गया है कि लोग जाने के लिए तैयार है। यहाँ का जो मानिए कि खासतौर पर यहाँ का जो माइनॉरिटी लोग है, हम लोग किसी भी अगर परीक्षा हो हम लोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग इंडियन शहरी है, इसलिए में हम लोग के पास उतना जो डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वो एक शहरी को अपना जो सिटीजन, जो अपना जो हक को, यानी कि अपना फंडामेंटल राइट को वहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रॉपर एक वक्त देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। अच्छा। ये बड़ी बात है। जी। सुबह अगर सुबह 10 बजे आपको नोटिस थमाया गया, हाँ। आपको बोला कि आज ही जाना पड़ेगा आपको। हाँ, अच्छा जी। तो अगर मेरा घर में किसी के घर में उसका बच्चा एक बीमार है, मेडिकल पे है, लेकिन सुबह BLO आके नोटिस थमा के चला गया, तो ये प्रॉपर एक वक्त देना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये भी करना, क्योंकि अभी तो हम लोगों के पास एक ही चारा है, अब एक तो अल्लाह है, दूसरी इंडिया में अभी देखिए कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिवा कुछ कोई नहीं है। तो चाहता हूँ कि हम लोग क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या अब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो लोग जिनको यानी अपनी रोटी रोजी के लिए दिन निकल जाता है और उसमें वो कामयाब नहीं होते कमाने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, उन लोगों के बारे में नहीं, हम बोला जी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को, क्योंकि SR के मुद्दे पर, बिहार के मुद्दे पर वहां चल ही रहा है, तो ये जो है सोमोटो लेना चाहिए, ये बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो भरोसा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे काम है, खास मामलात में सुप्रीम कोर्ट, मतलब खास मामलात अगर ऐसे हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है कि वाकई वो कोई ऐसा मामला है तो वो उसको उस पर सोमोटो लेते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस हवाले से कोई फिर एक मरतबा कोई सोमोटो लिया जाए। जी, क्योंकि मैं इसीलिए इस बात मुद्दा को उठाया, क्योंकि देखिए असम में जितना लोगों को यहाँ से पुशबैक किया गया था इलीगली, हर लोगों को, जो लोग बांग्लादेश में, एक सकीना बेगम को वहाँ बांग्लादेश ने जेल पे रखा, फिर वहां में बेल हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको रिटर्न लाओ, वो इंडियन है। और कई लोग, एक टीचर भी था, अब देखिए एक टीचर भी था, कई लोगों को वहां से लाया भी गया है, और कुछ लोग है वहां में, सकीना बेगम अभी तक बांग्लादेश में है जी। अब दूसरी बात है, और बहुत लोग अभी तक बांग्लादेश में है, टंगाइल में है, हम कई जगह में है। अब देखिए ये लोग इंडियन है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा पाया है उनको बाकायदा इंडियन है, ये प्रूव हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन लोग विद्वान है, हम लोग जैसा थोड़ी है, कि उनको ये बात को पता है कि ये इलीगल माइग्रेंट के नाम पर, घुसपैठिया के नाम पर यहाँ का जो माइनॉरिटी पर जो हेरेस कर रहा है फिलहाल, और उसके बाद उज़ैर आजम आके शाबाशी देके चला गया, नहीं ये बड़ी मुद्दा है, ये शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। मैं उज़ैर आजम का जो नॉलेज में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ का जो एक्स MLA है भाजपा का, शिलादित्य देव, वो खुद बताया कि उनका पिताजी असम में 1973 में आया है, क्योंकि असम एकॉर्ड के तहत 71 का जो कट ऑफ है, 4th मार्च मिडनाइट से पहले का होना पड़ेगा, उसके बाद होने से नहीं होगा। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि यहाँ कह रहा है कि घुसपैठिया मुद्दा है, तो ये भी जानकारी उनके लिए मैं बताना नहीं, उनके लिए तो वो जो कानून बनाया गया CAA के तहत, वो उनके लिए जो है प्रोटेक्शन फराम कर देगा। कट ऑफ ईयर, जी, कट ऑफ ईयर जो हुआ 71 कट ऑफ ईयर है। हाँ,
ठीक है, सीए से उनको अगर दे देंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका असम में भी बसपा का सरकार है, सेंट्रल में भी है। लेकिन बात है कि किसी अगर मुस्लिम धर्म देखकर उसको शरीयत सीना जाएगा क्या? ठीक है, ये तो सवाल आपके धर्म देखकर बाकी रह जाते हैं। बिल्कुल, सवाल ये है आपका कि क्या धर्म की बुनियाद पर आप जो है शरीयत देंगे? और फिर उस तरह से भी अगर देखें तो यानी कई सारे लोग हैं, ऐसी बड़ी तादाद है, यकीनन किस किस के जो है दर्द को हम बयान करें और कितना वक्त लगेगा और क्या क्या सूरत हाल हुई है। और हमने हालिया दिनों में ये भी देखा बहुत सारे लोगों के, जब एनआरसी वगैरह का जिस तरह का मामला चल रहा था, जाने तक लोगों की आसाम में ज़ाय हुई हैं और बहुत कुछ सूरत हाल हुई है। बहरहाल ये आसाम की सूरत हाल है। नूरुल इस्लाम साहब, फिर हम आपसे वक्त लेंगे और अलहदा तौर पर आसाम की सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मंजूर साहब की तरफ जो है रुख करूँगा और मंजूर साहब, जानना चाहूँगा कि कश्मीर में इस वक्त, जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो सरहदात पर भी काफ़ी अलर्ट है, और क्योंकि यौम जमहूरिया की तकारीब मनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और इसी दरमियान हम देख रहे हैं कि अब एक नया जो है मामला हमको नज़र आ रहा है कि जम्मू को कोई कह रहा है कि अलग कर दो, कोई कह रहा है कि पीर पंचाल को, चनाब वैली को जो है अलहदा कर दो। इस पर भी जो है सियासत चल रही, किस तरह से देख रहे हैं आप मंजूर साहब? देखिए, ये जो है अब पिछले एक महीने से ये बीजेपी का एक नंबर असेंबली है, उसने ये मुद्दा उठाया कि जम्मू को भी एक अलहदा रियासत बनाने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी के दूसरे रहनुमाओं ने इसको कहा कि ये उनका एजेंडा नहीं है जी। अब देखिए, ऑलरेडी 2019 में जो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के तो हिस्से कर ही दिए थे। उस वक्त भी ये बात ही चल रही थी, शायद 3 हिस्से करेंगे। हुकूमत ने उस वक्त ये किया कि दोनों को डाउनग्रेड करके उनको यूनियन टेरिटरी बनाया और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनाए। उसके बाद अगर आपने देखा डिलिमिटेशन हुआ, जिसमें जो कुछ इलाके राजौरी पुंछ के हैं उनको कश्मीर के जो पार्लियामेंट्री सीट के साथ जोड़ा गया। जी जी, ये चीज हुआ है। लेकिन अब इस बार ये फिर से उठाना मुद्दा जो है ये समझ में नहीं आता है। ये इससे तो पोलराइजेशन पूरी होने का, जो पहले बीच में तो इसमें, हालांकि जम्मू कश्मीर में अगर आज बार देखे जाए बहुत बयान लारी इस मसले पर तो कोई ज्यादा ये नहीं रहा कि डिस्कॉर्ड नहीं रहा, लेकिन इससे पोलराइजेशन होगी। लेकिन मंजूर साहब, ये भी कहा जा रहा है, बाज़ हल्कों से ये भी बात आ रही है कि भाई वाकई जम्मू के लोगों के पास जो है मामलात ऐसे हैं, वो कुछ और हैं, और उनके ख्यालात और उनकी मर्जी और उनका जो कुछ पॉलिटिकल कहें, इकोनॉमिकल कहें, जिस तरह से भी देखें तो उनकी थोड़ी सी लाइन अलग है, हमारी अलग है, तो हमको थोड़ा सा अलग कर दें। फिर तो यूपी इतना बड़ा है जहाँ 25 करोड़ आबादी है। जी जी, हमारे यहाँ 1 करोड़ 30 लाख है। आप ये देखना चाहिए। दूसरी बात, जम्मू नहीं है, जम्मू में फिर है डोडा कश्तवाड़ पुंछ राजौरी, जो मुस्लिम एरियाज। जी हाँ, बिल्कुल। वो जिस मकसद के लिए वो करना चाहते हैं वो फिर भी ऐसा ही नहीं रहेगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरी बात इसमें जो है टोटली, इससे जो है जो हम कहते हैं कि इंडिया की खूबसूरती ये रही है कि यहाँ पर मजहब के नाम पर सीटें नहीं बनाएगी। स्टेटों की क्रिएशन जो है उनके जो है इंतजामिया के सिस्टम से बनाया गया है। आप देखिए, यूपी इतनी बड़ी, वो मायावती ने एक बार एक रेजोल्यूशन, तो क्या मंजूर साहब जिस तरह से करेंगे डिवीजन की बात की गई ना, डिवीजन मतलब रियासत नहीं बल्कि डिवीजन की अगर बात, जिस तरह से शायद महबूबा मुफ्ती ने भी ये बात की है कि पीर पंचाल, जम्मू कश्मीर तो डिवीजन है ही, जम्मू है। आप देखिए कि सर्दियों में कश्मीर का जो कैपिटल है वो शिफ्ट होता है। जो दरबार मुंह बीजेपी ने खत्म किया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से रिस्टोर किया। हालांकि इस पर 200 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। वो सिंपली इस वजह से जम्मू के जो भाई है उनको जो लग रहा था कि नुकसान हो रहा है दरबार वो न करने की वजह से, उनको फायदा हो जाएगा। 1-1.5 लाख जो कश्मीरी जो मुलाजिम है या उनके साथ रिलेटेड फैमिलीज है वो शिफ्ट हो जाएंगे, उनके कारोबार हो जाएगा, वो इसलिए किया गया। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग इसको कर रहे हैं, वो मुल्क में वो अमन अमान नहीं चाहते हैं, भाईचारा नहीं चाहते हैं। और
मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका जो है वो हसास मसला है, ये इतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ा हसास मसला है। इसको करने से, हालांकि कश्मीर में भी मैंने देखा अभी जो है सजाद लोगों ने कहा करने दीजिए, एक ही बार जो है हो जाएगा, जो कुछ करना है इनको करने दीजिए, उसने दिया है। लेकिन क्या ऐसे कि सिंपली किसी की ये अब लद्दाख वाले कहते हैं हमें स्टेट दो, 1.5 लाख आबादी है,